इसके पहले के 4 वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज। तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी में कॉस और साइन की बात हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो समीकरण दी गई है उसके काल्पनिक मूल होने वाले हैं, इमेजिनरी रूट्स होने वाले हैं। तो इसको हम डायरेक्ट श्रीधराचार्य फार्मूले से कर लेंगे। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है रूट्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पर माइनस बी, देखिए ये a होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू 1 है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर b होता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू -2 है, और कांस्टेंट टर्म c होता है, तो c 4 हो गया। तो अब ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 16, तो ये हो जाएगा -12। अब -12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 इक्वल टू 4 इंटू 3। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 2 कॉमन होके 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये इतना आ गया है। अब देखिए अंडर रूट में माइनस की नंबर है, तो इसमें हमें आयोटा का यूज करना पड़ेगा। ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, तो ये 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 ऐसे ही हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 उसको हम बोलते हैं आयोटा। तो ये हो गया x। तो इसमें हम अल्फा को ले सकते हैं 1 प्लस आयोटा रूट 3, और बीटा को ले सकते हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3। अब इन दोनों को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ये जो बीटा है ये कितना हो जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा 2 cos पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। तो हम इन दोनों की पावर्स कर देंगे, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। तो अल्फा पावर n इसको जब हम करेंगे तो इस पूरे की पावर n करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 पावर n, और इसका हो जाएगा cos पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 पावर n। अब यहाँ पर हमें डिमाइवर थ्योरम यूज करनी है। डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखी हुई है और उसकी पावर कोई इंटीजर है, तो जो यहाँ पर इंटीजर है वो एंगल्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिमाइवर थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos n पाई अपॉन 3
प्लस आयोटा साइन n पाई अपॉन 3। तो ये हो गई अल्फा पावर n की वैल्यू। ऐसे ही जब हम बीटा पावर n करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो बीटा पावर n हो जाएगा 2 पावर n cos n पाई अपॉन 3 माइनस आयोटा साइन n पाई अपॉन 3। ये बीटा पावर n की वैल्यू हो गई। अब हम अगर इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर दें तो हमें अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव टर्म है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐड जब हो जाएंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पावर है ये इंक्रीज होकर के हो जाएगी 2 पावर n प्लस 1 और cos n पाई अपॉन 3। तो ये हो गई वैल्यू। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू दी गई है। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन वी हैव फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली देखिए तो जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी और यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि b इक्वल टू सी। तो हमारे माइंड में सीधे ये आता है कि यहाँ a से a कैंसिल हो गया और b इक्वल टू सी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल नंबर्स नहीं हैं। यहाँ पर ये जो a और b दिए गए हैं ये मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो मैट्रिक्स में ऐसे डायरेक्ट आप नहीं काट सकते। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो अगर हम दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये आई बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इधर भी ये आई हो जाएगा। इसके बाद में ये हो जाएगा b इक्वल टू सी, क्योंकि जब किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने की बात यह है कि a इनवर्स इंटू a किया गया है। तो a इनवर्स इंटू a किया गया है और इसकी वैल्यू i हो गई है। तो इसका मीनिंग है कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है। देखिए ये फार्मूला पहले लिख लेते हैं तब पता चलेगा कि हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं। यह है फार्मूला a इनवर्स का। तो a इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो जो भी यहाँ कथन कहा जा रहा है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर ना हो। अगला क्वेश्चन है,
A particle is projected at 45 degree with horizontal with velocity of 49√2 meter per second. The time after which it will be in perpendicular direction. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ये प्रोजेक्टाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पर गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो 45 डिग्री एंगल बना रही है। यहाँ पर जो u है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और फिर यहाँ से जब ये टर्न होते होते यहाँ पर पहुँचेगा तो वो फिर से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ का एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंगल जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर भी एंगल होता है। अगर यहाँ 30 डिग्री हो तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा। तो अब ये दोनों 45 के हैं। तो अगर हम इन दोनों डायरेक्शंस को यहाँ पर मीट कराएं, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। इस पॉइंट पर एंगल बनेगा 90 डिग्री, ऐसे। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें इस पूरी जर्नी का टाइम निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में पूरा जो ये टाइम होता है इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम, हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, और इसका फार्मूला है T = 2u sin θ/g। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देना है। तो u की वैल्यू है 49√2 और साइन थीटा, तो ये साइन 45 हो जाएगा, अपॉन g, तो ये 9.8 हो जाएगा, 9.8। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। √2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 98 हो जाएगा, और 98 अपॉन 9.8 ये हो जाएगा 10 सेकेंड। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 45 से 90 हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और एंगल होता, जैसे कि 30 डिग्री होता, तो अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ पर भी 30 हो जाता। उस केस में यहाँ पर 90 नहीं बनता। तो ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब यहाँ 45 डिग्री दिया गया होगा। अगर किसी और एंगल पर प्रोजेक्टाइल होगा और यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो कि टाइम आपको पता करना हो कि जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए दूसरा मेथड आप लगाएंगे। इस मेथड से आपको टाइम पता नहीं चलेगा। ये मेथड तभी यूज करिए जब दोनों ही 45 हों। अगला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod 2x + 3 > 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। कभी यहाँ ग्रेटर देन होता है, कभी लेस देन होता है, कभी यहाँ इक्वल टू भी लगा देते हैं। तो इन सारे केसेस में इसको करने का जो मेथड है वो सेम है। देखिए इसको कैसे करते हैं।
सबसे पहले जो मॉड लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए। तो इसको हटाने के लिए इसको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर कर लिया और ये मॉड हट गया। अब हम 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, x प्लस 4, और यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ये दोनों ही 2 4 बन जाएंगे और 4 इधर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको करते कैसे हैं? तो देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसमें जो है यहाँ वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ लोकेट कर देंगे। तो एक वैल्यू है x इक्वल टू 1, यहाँ से आएगी, तो ये 1 हो गया, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4 आएगा, तो ये माइनस 4 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए यहाँ पर जो 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं उसके लिए ये पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके बाद में इस रेंज में ये निगेटिव होगा, और इसके बाद में यहाँ पर जो है ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। तो हमें इधर का लेना है 1 से इन्फिनिटी तक और -4 से -इन्फिनिटी तक, ये दो हमें लेने हैं। तो एक इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी से -4 और दूसरा इंटरवल बनेगा 1 से इन्फिनिटी, और इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एस इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा का। तो इसके लिए हमें एस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले एस को चेंज कर लेंगे एक ही वेरिएबल में। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, तो हमें इस y को हटाना है और उसके लिए हम इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन x। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अब ये हो गया s और इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा b स्क्वायर और इसका हो जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर, और ये होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस भी आ जाएगा। तो अब देखिए मिनिमम के लिए या मैक्सिमम के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू 0 होती। तो यहाँ पर ds अपॉन dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से x आएगा सी ए अपॉन बी, ये x की वैल्यू आ गई है। और इसी वैल्यू पर ये मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन से ही हमारा काम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसी को सीधे s में रख देंगे। तो इसमें क्योंकि y है तो इसको हम रिप्लेस करके जो इक्वेशन 1 हमें मिली थी उसमें हम ये x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो x हो गया है सी ए अपॉन बी, फिर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ए अपॉन बी। ये भी यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 2 बार ABC हो गया, तो 2ABC ये इसका सही आंसर है, और यहाँ पर ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ log 4 बेस 3 log 5 बेस 4। इसी तरह देखिए ये log 9 बेस 8 तक मल्टीप्लाई किया गया है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सब में बेस अलग अलग हैं, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, बेस इक्वल बनाने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है log a b। अगर ऐसे लिखा है log b बेस a, तो इसको आप लिख सकते हैं log b, यहाँ पर बेस में e कर सकते हैं अपॉन log a बेस e। तो देखिए यहाँ पर दोनों में बेस e हो गया है। बेस e कर सकते हैं, बेस 10 कर सकते हैं, जो चाहे वो बेस यहाँ पर कर सकते हैं। और जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ न्यूमरेटर में आएगी, और जो यहाँ पर है बेस में वो यहाँ लॉग में डिवाइड में आएगा। तो यही रूल हम इन सब में लगाने वाले हैं। तो इसकी जगह हो जाएगा log 4 अपॉन log 3, log 4 अपॉन log 3। यहाँ पर बेस में e है और उसको हम नहीं लिख रहे हैं, वो हिडन है। इसी तरह से ये वाला हो जाएगा log 5 अपॉन log 4। इसी तरह से ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 5, और ये हो जाएगा log 7 अपॉन log 6, और ये हो जाएगा log 8 अपॉन log 7, और ये हो जाएगा log 9 अपॉन log 8। तो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, देखिए log 4 से कैंसिल है, log 5 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, log 7 भी कैंसिल हो गया, log 8 भी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया log 9 अपॉन log 3। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर आप इसको log 9 अपॉन 3 ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो log 9 माइनस log 3 होती है। तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो इस log 9 को पहले हमें ब्रेक करके इसको 3 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर अपॉन log 3। यहाँ पर ये पावर है पहले आ जाएगी, तो 2 log 3 हो जाएगा,
तो ये दोनों लॉग कैंसिल हो गए, तो ये 2 आंसर इसका आ गया। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 3 प्लस x आर इक्वल। तो हमें वो डोमेन चाहिए जिसमें ये दोनों ही फंक्शन इक्वल हो जाएं। तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है? डोमेन होता है x की वैल्यूज। तो हमें वो x की वैल्यूज ढूंढनी है, पता करनी है, जिसके लिए ये दोनों ही फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हों। तो हम इन दोनों फंक्शंस को इक्वल कर देते हैं, fx इक्वल टू gx। तो ये देखिए इक्वल कर दिया और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 4 जा 12 होता है और 12 के 2 फैक्टर कर लेंगे तो 3 और 4 ये 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी, यहाँ से 4/3 और यहाँ से -1। तो अब हमें यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक आ रहा है 4/3 और दूसरा आ रहा है -1। तो ये देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें ये कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है और इसका मीनिंग है कि ये एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, -1 और 4/3। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगाया गया है ये ब्रैकेट है कैपिटल ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का मीनिंग है कि ये एक इंटरवल है और इसमें -1 से 4/3 तक की सारी वैल्यूज हैं। तो ये तो एक इंटरवल हो गया और हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो इंटरवल नहीं है, उसमें केवल 2 वैल्यूज आ रही। और इस ऑप्शन में भी देखिए ये ओपन इंटरवल है, तो ये दोनों तो इंटरवल हैं, इसलिए ये सही नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द लाइन p + 2q × x + p - 3q × y = p - q, where p is not equal to 0 and q not equal to 0 for different values of p and q passes through a fixed point. The fixed point is। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बार में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। एक लाइन दी गई है जिसमें P और Q 0 के इक्वल नहीं है और फिर कह रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P और Q के लिए ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तो वो फिक्स पॉइंट क्या है? तो पहले हम इस लाइन को रीअरेंज कर लेते हैं। सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। तो ये हो जाएगा px + 2qx + py - 3qy
इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब हम इन टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो पी एक्स और एक पी यहाँ पर भी है तो इसको भी यहाँ ले लेंगे। एक पी यहाँ से आएगा, ये पी के तीनों टर्म्स हो गए। अब क्यू के, तो एक क्यू का टर्म ये है 2qx और एक क्यू का टर्म ये है -3qy और एक क्यू यहाँ से आएगा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब पहले तीनों में p कॉमन है, इसमें q कॉमन है। अब इसको देखिए, p इंटू दिस प्लस q इंटू दिस इक्वल टू 0, तो इन दोनों की वैल्यूज को मिला के 0 हो रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि ये जो x प्लस वाई माइनस 1 है इसको 0 होना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको 0 होना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके नीचे आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको हम ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/5। 2/5 x की वैल्यू आ रही है और 2/5 यहाँ पर देखिए x में केवल D ऑप्शन में आ रहा है और कहीं पर भी 2/5 नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि y की वैल्यू को आना चाहिए 3/5। यहाँ से चेक कर लीजिए, 2/5 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो उसमें से -1 कराएंगे तो हो जाएगा -3/5। तो उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो ये कंफर्म है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 प्लस आयोटा is one root of the equation x square minus ax plus 1 equal to 0, then value of a is। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक रूट तो दिया गया है जो कि कॉम्प्लेक्स रूट है, तो जब कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो एक रूट जैसे 2 प्लस आयोटा है तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो 2 माइनस आयोटा होगा, ये एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। तो ये दोनों रूट हो गए और दो ही रूट इसके होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए ये x का कोफिशिएंट है, तो जो रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। तो b क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है तो ये माइनस का हो जाएगा a, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये a हो गया। अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो 4 इक्वल टू a, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन। तो n रूट्स यूनिटी के जो होते हैं वो AP में हैं या GP में हैं या फिर HP में हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए
हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम करते हैं तो हमें 3 रूट मिलते हैं, पहला 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि यह जीपी में है। जब हम फर्स्ट टर्म को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड टर्म आता है, और जब सेकंड टर्म को हम फिर से ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थर्ड टर्म आ जाता है। इससे क्लियर पता चलता है कि ये जीपी में है। इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।